बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें और अपने साथ साथ मुस्कुराने की कोशिश ये कीजिए कि दूसरों की मुस्कुराहट का भी आप सबब बने, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा जी, आयशा मुझे कही जा रही है कि सर्दी तो बढ़ रही है, बारिशें होने वाली हैं। सो बारिश होगी, थोड़ा सा बेहतरी हो जाएगी। ये बेहतरी होगी कि ये जो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हमें नज़र आ रही है, कुछ खांसी आ रही है, गला ख़राब मुसलसल, सो अल्लाह ताला की रहमत है, बारिश हो, मौसम अच्छा हो जाएगा। कुछ सर्दी की शिद्दत बढ़ती है लेकिन आपको हर मौसम एंजॉय करना चाहिए। माशाल्लाह से हम लोग ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह ताला ने हमें हर तरह के मौसम से नवाजा है। हमारे मुल्क में हर तरह का मौसम होता है, लेकिन सर्दी से बचने के लिए प्लीज़ थोड़ी सी एहतियात कीजिए, गर्म कपड़ों का, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। हमने आज खबरें भी शामिल करनी है, आपकी बर्थडे भी विश करनी है और इसके साथ साथ आज के मेहमान भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरीज से। पहली खबर, पंजाब असम्बली में इत्तेमाद का वोट का अमल मुतनाज़, 186 वोट मिल गए। हुकूमत गिनती जाली है, ऑपोजिशन का बायकॉट। तालीम का बजट भी गुजरात डिवीजन पर कुर्बान, 13 करोड़ 60 लाख का फंड मुंतकिल। आटे के 10 किलो वाले 4,23,000 थैले तैयार, शहर में 50,000 का शॉर्टफॉल। और स्कूलों में जुमा हफ्ता की छुट्टी खत्म, यूनिफॉर्म के साथ कोई भी स्वेटर जैकेट पहनने की इजाजत। सो नाज़रीन, ये हैं जी आज की टॉप स्टोरीज। खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएंगे। और कल सारी रात जो कुछ होता रहा, मैंने तो तकरीबन 12 बजे तक देखा, मुझे पता चला जी उसके बाद भी एक लंबा सेशन रहा, लेकिन सीएम साहब खासे पूरे तमाद भी नजर आए और 186 वोट हासिल भी कर लिए। पहली खबर भी हमारी यही है जी, पंजाब असम्बली में इत्तेमाद के वोट के हवाले से हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद है। आमिर रजा खान साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम है, शुक्र अल्लाह। आमिर भाई, आपसे आगाज कर लेते हैं। कुछ हैरानी परेशानी हुई कल जो सब? नहीं, कुछ हैरानी परेशानी नहीं थी। हमें अंदाजा था कि ये इसी तरह से चलेगा। मैं तो बहुत हैरान हुई, मुझे तो लग रहा था कि जी सीएम साहब वोट नहीं कम कम हासिल कर पाएंगे। जो लोग रात के अंधेरे में कार्रवाई डालने के आदी होते हैं, वो रात के अंधेरे का ही इंतखाब करते हैं। जब परवेज इलाही साहब असेंबली पहुंच गए थे ना, तब सूरत हाल कुछ क्लियर होना शुरू हो गई थी। नहीं, क्लियर होना क्या शुरू नहीं थी। अगर ये इतना इनके पास लोग मौजूद होते तो मेरा ख्याल है ये काम जो है वो दिन के औकात में करते हैं, रात का इंतखाब ना करते। रात का इंतखाब चोर डाकू उचक्के करते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये उनका काम है जो चोरी छुपे, क्योंकि लोगों की नींद का टाइम होता है और रात के आपको पता है रात को पढ़ के सोना चाहिए, और शायद वो नून लीग वाले पढ़ नहीं सके, इसलिए रात को कार्रवाई डल गई। असल में ये जो मामला है वहाँ पे आके रुकेगा जहाँ पे असम्बली तख्लील करनी जानी है इमरान खान साहब के बयान के मुताबिक। इस वक्त तो मुझे ये लगता था कि नून लीग और परवेज इलाही साहब एक पेज पर हैं। जिस तरह से इलेक्शन से पहले था, इलेक्शन से पहले तक, कल के इलेक्शन से पहले एतमाद के वोट से पहले था। नहीं, एक पेज पर हैं और वो पेज ये है कि पंजाब जो असम्बली है वो तहलील ना हो। इस एक पेज पर परवेज इलाही भी हैं और इस एक पेज पर नून लीग भी है। और अच्छा, अगर आप कहें इस तरह के फैसले में आमिर भाई रात के अंधेरे में ही हुए हैं। जितने भी फैसले रात के अंधेरे में होते हैं गलत होते हैं, मैं तो पहले कहता हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई कौन सा फैसला रात के अंधेरे में हुआ था। रात के अंधेरे में अगर आपको कोई फैसला याद है तो मुझे याद है मुझे याद पड़ता है हमजा साहब ने भी मेरे ख्याल से रात के अंधेरे में कोई नहीं लिया था, पता नहीं रात को कुछ लिया था तो गलत लिया होगा। अच्छा, लेकिन कौमी असम्बली में अगर तरीके अदम एतमाद आई थी तो दिन की रोशनी में आई, लेकिन रात के अंधेरे में नहीं आई। रात तक चला था वो सेशन, रात तक चल रहा। दिन के उजाले में हुआ, वोटों की गिनती हुई। एक पोर्शन में हुकूमती अरकान गए, दूसरे में ओपोजिशन वाले गए। क्या इसमें ये हुआ? अब होना क्या? अब आप मुझे ये बताएं, कुछ होगा कुछ नहीं। सब जुडिशियल मामला, इसमें मैं बोल भी नहीं सकता हूँ क्योंकि
ये सारा मामला जो 17 दिन की मेरा ख्याल है अदलिया ने दी थी, परवेज इलाही साहब को फेवर दी थी, लेकिन ऑपोजिशन कह ये रही उसका है नतीजा कि धांधली हुई है, जाली है वोट। अपोजिशन का काम है ये कहना। और राना सनाउल्लाह ने कहा कि 181 लोग थे, 186 लोग नहीं थे, ये बाकी के 5 लोग कहाँ से आ गए। मेरे अपने ज़राए के मुताबिक भी 4 लोग जो थे वो नहीं थे, और 186 की गिनती सिर्फ कोर्ट को दिखाने के लिए पूरी की। और आज अली जफर साहब ने कह भी दिया कोर्ट के अंदर 5 रुकनी जो बेंच है उसको कह दिया कि जनाब हमने 186 की गिनती पूरी कर ली है। अब कौन देखेगा कि उसमें कौन सा प्रोसीजर मुकम्मल किया गया है नहीं किया गया। प्रोसीजर वही है जो मैंने अभी साई साहब से वो बता रहा था कि एक तरफ गैलरी में चले जाते हैं हुकूमती अरकान और एक तरफ चले जाते हैं अपोजिशन के अरकान और उनकी गिनती हो जाती है। ये बड़ा सीधा सिंपल असूल है, उसके तहत होना चाहिए। लेकिन पंजाब असम्बली में बहुत सारे रूल वायलेट हुए, जैसे स्पीकर का इंतखाब था वो शो ऑफ हैंड नहीं हो सकता था, हुआ, लेकिन किसने पूछा? किसी ने नहीं पूछा। जब आप हाँ मेरे भाई ये सारी गेम तो इसीलिए चल रही है ना। रात को जब वो ये सारा अमल मुकम्मल हो गया था तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें वो कह रहे थे जी कि सुबह हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे पंजाब की भी और KPK की भी, अगर कोई कानूनी पेचीदगी ना हुई तो। बेसिकली PTI तो यही चाह रही है कि वो इलेक्शन की तरफ जाएँ और हर सूरत जो टाइम फ्रेम है उससे पहले इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन आमिर भाई वाली बात बिल्कुल ठीक है कि चौधरी साहब तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि 5-10 सीटों के साथ तहलील होने वाले नहीं लग रहे हैं आमिर भाई। यहाँ नहीं तहलील होने वाले। ये देखें, मैं आपको बताऊँ, चौधरी परवेज इलाही के वकील हैं अली जफर साहब हैं। अली जफर साहब जो हैं यही ऐसा केस इसको प्लीड करेंगे कि कोर्ट कह देगी कि अब आप असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, आप पर 186 लोगों का इत्मीनान है। ये इस तरह की कोई सिचुएशन बना के कोर्ट से ये फैसला जो उन्होंने कहा ना, फवाद चौधरी ने आपने अभी जिक्र किया, वो वकील हैं, उनको पता है। उन्होंने कहा अगर कोई कानूनी पेचीदगी ना हो तो इससे अंदाजा कर लें कि ये कहाँ केस इसका मतलब ये है कि गाड़ी है तहरीक इंसाफ की, चला चौधरी परवेज इलाही साहब रहे हैं और वो कह रहे हैं गाड़ी में अपनी मर्जी से चलाऊंगा, जहाँ मर्जी लेके जाऊंगा, लेकिन आपकी बात नहीं मानी जाएगी, मैं इसका स्टीयरिंग नहीं छोड़ूंगा। ये है कि तहरीक इंसाफ जो है ब्लैकमेल हो गई परवेज इलाही साहब की। ब्लैकमेल कैसे होगी? और नून लीग का मौक़िफ़ ठीक रहा कि असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, नहीं टूट सकती, ना टूटने जाएंगी। तो मेरा भी ख्याल यही है कि परवेज इलाही साहब, आपकी बात ठीक है साई साहब, 10 बंदों के साथ ये प्राइवेट प्लेन पे खानों के मजे, जहाज, प्रोटोकॉल्स, स्पेन और यूरोप के टूर्स, ये कहाँ से फिर लगने हैं? तो अगर लग रहे हैं तो लगते रहे। नून लीग भी यही चाहती है कि असम्बली चलती है तो चलती रहे। आपको कहीं किसी जगह हमजा शहबाज नजर आए, कोई की एक बयान न हो, कोई बाहर बात, कौन है अपोजिशन लीडर? क्या राना सनाउल्लाह हैं? क्या तारर हैं वो जो उंगली दिखाने वाले, जिन्होंने उंगली दिखाई थी आइन को हाथ में उठा के, क्या वो हैं? नहीं है। इसलिए ये फ्रेंडली अपोजिशन थी और ये फ्रेंडली काम था। परवेज इलाही साहब को इत्मीनान का वोट मिल गया। अदालत अब रोक देगी उनको असम्बलियाँ तहलील करने से। इमरान साहब को फेस सेविंग मिल जाएगी। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। कल ऑलमोस्ट सारी रात हम देखते रहे ये एतमाद के वोट का मामला जो है वो चलता रहा। अब आगे क्या होने वाला है? अदालत में जो कार्रवाई चल रही है, काफी डिटेल में मैंने तमाम कार्रवाई का अहवाल आपको बता दिया है। अब ये ऊंट कब और कैसे किस करवट बैठेगा, मजीद जीत कितना, इसके लिए क्योंकि एतमाद का वोट लेना नंबर गेम तो पूरी करके दिखा दी, अब रह क्या गया है? आमिर भाई मुझे बता दें, मैं साई साहब की तरफ चलती हूँ। देखिए, अब नंबर गेम पूरी करके दिखाई या नहीं दिखाई, है राना सनाउल्लाह साहब का बयान है कि 181 लोग थे। अपोजिशन ने भी गिने होंगे। मेरा 181 थे साई साहब, या 186 थे, कोर्ट में क्या 196 थे। मेरा इस पे नहीं है। मेरा तो तलब ये है कि एक ये प्रोसीजर क्या पूरा किया गया, क्या 2 गैलरीज स्पीकर ने खाली कराई कि एक में अपोजिशन के लोग जाएं और एक में जो है हुकूमती अरकान जाएं, उनकी क्या गिनती हुई? नहीं हुई। अच्छा, तो फिर 186 अच्छा, अपोजिशन बाइकआउट कर गई। अब आप 186 कह दे, 188 कह दे, फिर उसका कोई एविडेंस नहीं है। राना सनाउल्लाह का बयान, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हमारे पास सबूत मौजूद है कि 186 लोग नहीं थे और वो सबूत हम अदालत में देंगे। 186 लोग पूरे वो अदालत में देंगे और अदालत में वो अगर नहीं देते हैं तो इसका मतलब है 186 लोग पूरे थे। गिनती किस तरह से हुई, क्या उसके कुछ सबूत हैं, वो भी अदालत को देखना चाहिए। लेकिन सबकी भलाई, मैं फिर दोबारा ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ,
ये इनकी भलाई इसी में है कि यही हुकूमत चलती रहे और असम्बली जो है वो कायम रहे। सिर्फ इमरान खान साहब की वो जो जिद बयाने वाली बात है कि ये इलेक्शन बिफोर टाइम हुए, अब तो वो भी उस पर निकल गए। 3 दिन पहले उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि इस साल इलेक्शन करा दें किसी सूरत में, चाहे आप अगस्त में कराएं, अक्टूबर में कराएं, जब आपका दिल करे करा दें, 1 साल में करा दें। इसका मतलब ये है उनको भी अंदाजा हो गया कि इस साल इलेक्शन नहीं वो ये खबरें भी तो चलती हैं, अगले साल होने हैं। नहीं, ये खबरें भी तो चलती आ रही हैं। इलेक्शन ईयर नहीं है ये इलेक्शन ईयर नहीं है, अगला साल इलेक्शन ईयर है। देखिए बात समझ जाए। आमिर भाई कह रहे हैं कि मामलात जिस तरह चल रहे हैं चलते रहने दें, ठीक है। अब मुझे ये बता दें कि चल रहे हैं मामलात, ये मामलात इसी तरह रहेंगे, अवाम का इससे क्या? अवाम के लिए तो बेहतरी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं ना, यही तो मैं आपको बताने लगा था कि एक तरफ तो ये चल रहा था, कल परसों में खबरें भी पढ़ रहा था कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो परवेज़ लाई के दौरे हुकूमत में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई है, ये हमारी पार्टी का नाम ख़राब कर रहे हैं। दूसरी तरफ उनसे हाईजैक भी हुए हैं, उनके बगैर ये चल भी नहीं सकते। ये जितनी भी तड़ियाँ इस वक्त लगा रहे हैं वो परवेज़ लाई के 10 अरकान के सर पे लग रही हैं। इस पे आमिर भाई भी एग्री करेंगे, अगर वो हट जाएं तो इनकी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर जाएगी। ये जिस तरह भी असम्बली खड़ी है वो उन 10 अरकान पे खड़ी है। तो चोई साहब उस 10 अरकान को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं गुजरात के लिए, अपने आप को बनाने के लिए, अपने बेटे के चार्टर तैयारी के लिए, तैयारों को किराए पे लेने के लिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। तो मैंने परसों एक खबर दी थी कि एक बंदे का तबादला हुआ है और 2 घंटे बाद वो वापस हो गया। और वो वापस क्यों हो गया कि वो एक चहेता मिनिस्टर है, उसने लगवाया हुआ था, उस तक वो मंथली जाती थी, उसका सेक्रेटरी साहब नए आए, उनको शायद इलम नहीं था, या इलम था भी तो उन्होंने टेस्टर लगा के चेक किया कि इसका रिएक्शन क्या आता है। तो मेरा ख्याल है सेक्रेटरी एक्साइज अब इस बात को तो बड़ी अच्छी तरह समझ गए हैं कि इनके जो बंदे हैं इनको नहीं छेड़ना। तो ये जो सारी आज़ादी हासिल हुई है ना चोई परवेज़ लाई साहब को, वो किसी सूरत में नहीं चाहते। वो तो चाहते हैं ताहयात वज़ीर आला आप ये सोचे ताहयात वज़ीर आला रहे तो गुजरात किस लेवल पे पहुंच जाएगा हम लोग। हाँ, गुजरात न्यूयॉर्क के लेवल पे पहुंच जाएगा मेरा ख्याल है। गुजरात में हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी और न्यूयॉर्क के लेवल पे पहुंच जाएगा। यार आमिर भाई देखें, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर, देखें ना एक चीज़ है कि आप असम्बली का जब भी इजलास होता है, जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है, काफली के 10 भी अरकान हो तो सारी असम्बली की सिक्योरिटी हर बंदा फेवर काफली की कर रहा होता है। कल मैंने एक खबर दी थी कि पुलिस के 3000 कांस्टेबल और ट्रैफिक असिस्टेंट भर्ती किए जाने हैं। 30% जो हिस्सा है वो मंडी बहादुर और गुजरात को दे दिया गया है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में इसी तरह हो रहा है। एक्साइज से लेटर गया है कि जो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक भर्तियाँ हैं वो डिपार्टमेंट खुद करे, ना कि पहले होता यह था कि ग्रेड 16 के जितने भी अफसरान भर्ती होते थे, इंस्पेक्टर वगैरह, वो PCS के थ्रू हो रहे थे। तो उन्होंने कहा इस प्रोसेस को ख़त्म किया जाए, खुद भर्ती करें ताकि सियासी लोग अपनी भर्तियाँ मुकम्मल करवाएं। तो ये सारी चीज़ें चोई साहब करवा रहे हैं। चोई साहब यही चाहते हैं कि अपने बंदों को लेके आएँ, लोगों को सपोर्ट करें, फिर जब इलेक्शन आएगा तो मंडी में भी उनकी जय-जयकार होगी, गुजरात में भी होगी, 10 से बढ़ के सीटें 20 हो जाएंगी, फिर वो वज़ीर आला आ जाएंगी। हाँ, बिल्कुल वो तो यही चाह रहे हैं और वो सीट एडजस्टमेंट भी इसीलिए करना चाह रहे हैं। नहीं, ये तो मुश्किल है। लेकिन अफसोस ये मुझे नजर आ रहा है कि देखें अवाम के लिए इसमें कोई बेहतरी नहीं है। आपने तालीम का बजट, आपने सेहत का बजट कट लगाए, आपने सब फंड्स मुंतकिल कर दिए गुजरात में। वहाँ के लोगों के लिए भी तो कुछ बेहतरी नजर आए आमिर भाई, वहाँ पर अच्छा, वहाँ भी बेहतरी नजर नहीं आएगी। मैं आपको बताऊँ, बुजदार दौर में हम सुनते थे सारे पैसे तौंसा जा रहे हैं। फिर आपने रिपोर्टर अली रामे को भेजा और उसने पूरी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की। तो जो पैसे तौंसा में जा रहे थे वो जेबों में जा रहे थे, वो डेवलपमेंट पे नहीं जा रहे थे। मुझे याद है कि मुझे रज़ा मलिक साहब का, जो हमारे बहालपुर के इस वक्त हैं ब्यूरो चीफ, उनका एक दिन फ़ोन आया, कहते हैं सर मैं गया था तौंसा बुजदार साईं से मिलने, तो सर वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है रोड्स का और उसका। हम तो ये सुनते रहते थे ये अली रामे की खबरें पढ़ के कि पता नहीं हम जाएंगे तौंसा तो वो कोई यूरोप का कोई शहर बन गया होगा अब तक। उन्होंने पैसा जरूर भिजवाया वहाँ पे, लेकिन लगा नहीं। ये गुजरात में भी यही होगा। मैं आपको बताऊँ, भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। पंजाब असम्बली देख लें, पंजाब असम्बली में सफाई वाले से लेकर उसके सेक्रेटरी तक जितनी पोस्ट हैं उस पर गुजरात और मंडी बहुत उनके लोग ऐसे ही वो नवाजा जा रहा है ना। लेकिन इसमें कसूर किसका है? जब नून लीग की गवर्नमेंट आती है तब ये इन लोगों को क्यों नहीं हटाती? इनके जहन में क्यों नहीं आता कि मोहम्मद खान भट्टी जो है वो 10 साल की छुट्टी लेके गया हुआ है, घर सरकारी, गाड़ी सरकारी, पेट्रोल सरकारी, तमाम रात उसको दी हुई हैं और वो 10 साल की छुट्टी पे है। इनको जहन में आया? इनकी हुकूमत रही, इनके जहन में नहीं आया। जब आपके जहन में ये चीज़ें नहीं आएंगी तो आपको उसी जगह से मार पड़ेगी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरा
कल मैंने इस पर ट्वीट भी किया था कि मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम है, अगर ये टीम यही रही तो मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये टीम ना दिमाग रखती है ना सोशल मीडिया का हथियार रखती है, ये मार खाएगी। ये सोशल मीडिया टीम इस काबिल नहीं है कि ये एक बड़ी जमात को सोशल मीडिया पर प्रमोट कर सके और उसकी प्रोडक्ट को बेच सके। ये काम जिनको आता है वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। वो इस धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं कि आपका सच जो है उसके सामने छुप जाता है। ये अगर मोहम्मद खान भट्टी की जिस तरह आमिर भाई बात कर रहे हैं, कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो किसी भी पार्टी को इस तरह खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता जिस तरह वो करते हैं। कभी एक्शन लिया गया, कोई एक्शन लिया गया, वो सपोर्ट कर रही है तो उनके ऊपर भी पूरा हाथ है। तो वो अब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो असम्बली से उठ के पंजाब के पूरे मामलात को देख रहे हैं। पहले तो पंजाब असम्बली के मामलात को देखते थे, अब पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग तमाम मामलात को वो देखते हैं। बुज़दार सरकार की बात बताऊं तो मुझे DPO की वर्डिंग है, मेरे इसमें कोई एक आधा वर्ड जो है ऊपर नीचे हो जाएगा। वो कहते हैं कि एक जगह पे वो कब्ज़ा हो रहा था तो बार बार कॉलियाँ चल रही थी 15 पे, तो मैं खुद वहाँ चला गया। तो मैं जब वहाँ पे गया तो पता चला कि 1.5 कनाल जगह है तो उस पर कब्ज़ा हो रहा है। तो मैंने जब अपने स्पेशल ब्रांच और दूसरे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब के साईं के छोटे भाई हैं जो हैं, उन्होंने 2 लाख रुपए लेके ये कब्ज़ा करवा दिया। सिर्फ 2 लाख रुपए। ये शुरू आगाज कर यार 40,000 एकड़ जमीन अपने कबीले में बांट चुके हैं बुज़दार साहब। ये एंटी करप्शन में केस है, ये फाइलें खुलनी है, लेकिन सिर्फ ये है इंतजार, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट उनकी है तो एंटी करप्शन महकमा उनके अंडर आता है। आजकल वो परवेज़ इलाही साहब से पींगे बढ़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी जो फाइलें हैं वो गायब कराओ। 40,000 एकड़ ज़मीन वो अपने बहन भाइयों में बांट चुके हैं या अपनी बरादरी के लोगों में बांट चुके हैं, और ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसकी फाइलें एंटी करप्शन में मौजूद हैं कि ये इनके पास इख्तियार नहीं था, ये ज़मीनें कैसे अलाट कर सकते थे। लेकिन जो दरिया के साथ साथ तुमसा में दरिया सिंध के साथ साथ की ज़मीनें वो सरकारी ज़मीनें थी, ये अपने रिश्तेदारों में उसको अलाट कर। किस तरह से ये लोग मचा रहे हैं, बस जिसका जो दिल चाह रहा है वो करे जा रहे हैं, लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। हमने एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद कुछ बात होगी अवाम के मसाइल की। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कुछ आटे की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। 50,000 का शॉर्टफॉल है शहर में। गली मोहल्लों की दुकानों पर ताहाल सस्ता आटा ना पहुंच सका। शहरी अब भी ट्रकों और यूटिलिटी स्टोर के बाहर कतारों में लगने पर मजबूर हैं, और हकीकत भी यही है आमिर भाई। नहीं, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि सस्ते आटे की जो है शॉर्टेज है। ये खबर में ये ज़रूर लिखना चाहिए हमें कि ये आटे की शॉर्टेज नहीं है जिसको हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, ये सस्ते आटे की शॉर्टेज है। ये जो हमजा शहबाज ने 60% सब्सिडी दी थी, ये वो आटा है, और जो पंजाब गवर्नमेंट की नाअहली है कि वो लोगों तक नहीं पहुंचा सकी। ये दुकानों पे नहीं जाता है बिकने के लिए। ये क्यों नहीं जाता है? इसलिए कि ये सस्ता आटा गरीब आवाम के लिए था। अगर आप सस्ता आटा इस तरह से देंगे तो फिर वो ये करेंगे, जो अमीर लोग हैं वो 2 लाख बोरी उठाएंगे और उसको नए पैकेट में डालेंगे और आपको महंगे दामों बेच देंगे। हो रहा है सही साहब, हो रहा है ना। इसके बावजूद आटा मौजूद है और आटे की शॉर्टेज नहीं है। सस्ते आटे की लाइनें लगी जो कि अब खत्म भी हो गई, अब वो नहीं है। हो ये रहा था, लोग एक तरफ से थैले खरीदते थे, दूसरी तरफ बेचते थे। अब मेरे साथ मेरे इलाके में चले, हर तंदूर के अंदर सरकारी आटा लगा हुआ है। ऐसे ही है बिल्कुल। तो आमिर भाई क्या करें? उनके लिए तो नहीं था ना। नहीं आमिर भाई क्या करें? ओ यार क्या करें? बिजली महंगी हो गई, गैस चोरी वाले को करेगा, चोरी ना करे तो क्या करे? गैस महंगी हो गई, बिजली महंगी हो गई, मजदूरी महंगी हो गई। ना गैस महंगी हुई, तंदूर की गैस वही की वही है। तंदूर की गैस का रेट आती नहीं। आप ये देखें गैस आती नहीं ना, फिर उनको अल्टरनेट इस्तेमाल करना पड़ता है और वो महंगा है। मुझे ये बताएं, छोड़ दें इनको। ये भाई आपने देखे फलसफा देने के लिए ये तंदूर वाले हैं, मुझे बताएं क्या इनको ये सस्ता आटा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। पहुंचा रहे इन तक, मुझे ये बता दें। यही लोग पहुंचा रहे हैं जो लाइनों में लाके आटा खरीदते हैं। 300 नहीं आमिर भाई ना करें, क्या 300 रुपए बोरी बेचते हैं। आमिर भाई कैसी बातें करते हैं आप चले यार, आटा कहाँ से आता है? चले मुझे ये बताएं। आमिर भाई माफी, आप तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं आटा कहाँ से आता है? आप तंदूर पे आप कहते हैं कि रोटी क्यों फिर वो 25 रुपए कर रहे हैं, 35 रुपए कर रहे हैं नान जो है, कोई वजह तो है ना। इस पे भी कोई एक्शन नहीं ले रहा। सरकारी रेट का सस्ता आटा लेकर वो आपको 20 रुपए 25 रुपए रोटी सुना रहे हैं। आमिर भाई आप मुझे ये बताएं, आटे के थैलों के बैग कौन चेंज कर रहा है और कौन वहां तक पहुंचा? यही वही माफिया है सारा। आमिर भाई ये सस्ता आटा लेकर नहीं आमिर भाई फूड डिपार्टमेंट के लोग साथ मिले। एक थैले से कुछ नहीं बनता। ये माफियाज हैं ना, ये माफियाज की शक्ल में उठाते हैं।
ये सैकड़ों थैले उठाते हैं, हज़ारों थैले उठाते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं दूसरे थैले में और उसके बाद मार्केट में शिफ्ट कर देते यार हैं। एक मिनट, ये और एक और मैं ये बात आपके ना बताऊं। अखबार के फ्रंट पेज में खबर छपी, छोड़ अच्छा दो। एक और बात सुन लें आप सारे काम छोड़ दो, अच्छा, एक और असल बात में है। आने को उतारना पड़ती है। इंतजामिया ने आटे की गैर कानूनी सप्लाई की कोशिश कहाँ बना दी, 140 थैले बरामद। बड़ी बात है जी। 140 कितना आपने तीर मार दिया, कितना बड़ा तीर मार दिया। नहीं नहीं, ये आटा खाने के काबिल नहीं होता, ये आटा ये आटा पकने, अच्छा है। ये आटा पकने के काबिल नहीं होता। ओह सही सब अच्छा आमिर भाई नहीं, ये अच्छा आटा अच्छा है। कैसी बातें कर रही हैं। मैं देखें कल मुझे भी नहीं पता था। एक तो मैंने आपको बताया हमारे तंदूर पे जो रोटी बनती है वो इन्हीं आटे की बन रही है और वो ठीक रोटी है। कल मुझे कोई बता रहा था कि मैं लेके आया और अच्छा हमारे ऑफिस के अच्छे बंदे हैं, वो बता रहे थे हम आटा लेके आए और आटा बुरा नहीं है, आटा बहुत अच्छा है। कहते ट्रक खड़ा था, खाली था, कोई बंदा नहीं था, तो मैंने भी ले लिया, मैंने शनाख्ती कार्ड दिया, नंबर लिखा उन्होंने दे दिया, उन्होंने पकाया है तो आटा अच्छा। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, कमिश्नर डीसी साहब थोड़े एक्टिव हुए हैं और कह रहे हैं कि जी जखीरा अंदोजी पर क्रैकडाउन होगा, 20 रुपए की रोटी की 20 रुपए में फरोख्त की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। एक डीसी 6 एसी यहाँ पे दर्जनों प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक्टिव हुए, 140 थैले पकड़ लिए, इतने एक्टिव हुए। 140 ये अंदाजा एक और कमिश्नर पूरा फूड डिपार्टमेंट। एक कमिश्नर ये मुजाहिदा है सूरत हाल। तो बाकी ये है। यहाँ पे तो यही हालात चलते हैं, यहाँ पे जितनी भी आपकी आज ये चले सारी तंदूरों पे आपको मैं दिखाता हूँ, वहाँ पे भी उन्होंने सैकड़ों थैले जो है ना ये वाले सरकारी मोहर वाले सब्ज रंग। यार अमर भाई वो क्या करें यार, यार वो क्या करें, वो छोड़ दे, वो कर दें, आप देखें ना। वो कर दें उनको। अच्छा ये गरीब आदमी की तो फिर लाइन लगेगी ना कि नहीं लगेगी? लगेगी, लेकिन फिर पूरा चलो माफिया फूड को आपको डिपार्टमेंट पूरा को मान रहे, नेटवर्क माफिया में कंट्रोल साहिब साहब की करना बात मान आप लेता हूँ, ये डाइटिंग माफिया है ना। इस नेटवर्क को पकड़ने की जरूरत है। नहीं नहीं अमर भाई तो डाइटिंग कर रहे हैं, एक रोटी खा रहे हैं दिन की, इनको क्या है इसमें? वक्त कम है। लोग थैंक यू बेचारे सो मच साई साहब। आमिर भाई आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं शहर में जारी तरक्याती मंसूबाजात के हवाले से। इन मंसूबाजात का मुस्तकबिल क्या है, कुछ कहना कबल अज वक्त होगा, क्योंकि सियासी सूरत हाल डगमगाती और तजब्जुब की तरफ जाती सूरत हाल हमारे सामने है। अब ऐसे में इन मंसूबों का आगे जाकर क्या होने वाला है, अवाम के लिए ये मंसूबे मुश्किल लेकर आएंगे मजीद या आसानी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज जिस मंसूबे के बारे में हम बात करने वाले इंतहाई अहम मंसूबा है। ट्रैफिक का मसला किस हद तक हल हो जाएगा, अवाम को रिलीफ किस सूरत में और कब मिलना शुरू होगा, और कलमा चौक अंडरपास पर अब तक कितना काम मुकम्मल हो चुका है, कब स्टार्ट हुआ, डेडलाइन क्या मुकर्रर की गई थी, रुकावटें क्या क्या आ सकती हैं, इस पर हम आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ साथ शहर में जारी दूसरे तरक्याती मंसूबों के साथ भी जरा कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि वहां पर काम किस हद तक मुकम्मल हुआ है और कब तक मुकम्मल हो सकता है। क्योंकि ये तरक्याती मंसूबाजात नो डाउट अवाम की सहूलत के लिए होते हैं, लेकिन उस दौरान जिस जहमत का सामना आवाम को करना पड़ता है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सो आज हम बात करने वाले हैं कलमा चौक अंडरपास मंसूबे के हवाले से, कितना अहम मंसूबा है, किस रफ्तार से यहाँ पर काम जारी है और कब आवाम के लिए इसको खोल दिया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं दुरे नायाब और मोहम्मद उमर साहब ने हमें शो में ज्वाइन किया है, जो कि ईडी कमर्शियल CBD पंजाब हैं। वेलकम कहेंगे अपने मेहमानों को, लेकिन मेहमानों पर जाने से पहले हम आप देते हैं जी इस वक्त कलमा चौक अंडरपास मंसूबे की सूरत हाल क्या है। हमारे रिपोर्टर तौकीर वहां पर मौजूद हैं। सो तौकीर की जानिब चलेंगे। तौकीर बताइएगा कितना काम मुकम्मल हो चुका है, इस वक्त सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप इस वक्त जगह पर मौजूद हैं, काम का सिलसिला जारी है, किस रफ्तार से काम चल रहा है? आज देखें, अगर किसी भी मुल्क में या किसी भी शहर में अगर कोई काम शुरू किया जाता है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि इस जगह पर ट्रैफिक का बहाव कहाँ है, कितना है, और इस ट्रैफिक का मुतबादिल रास्ता जो है वो कौन सा फ्राहम किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो काम शुरू किया जाएगा उससे आने वाले लोग कितनी तादाद में यहाँ पर आते हैं, कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और उनको मुतबादिल रास्ता कौन कौन सा फ्राहम किया जाएगा। एक मैप तैयार किया जाता है, उसके बाद जो है इस पर तामीराती काम को जो है वो शुरू किया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि कलमा चौक एक मेन शाहराह है लाहौर की, जहाँ पर मुतअद्दिद ऐसे रास्ते हैं जो इस चौक में आके ज्वाइन होते हैं, जहाँ से मुख्तलिफ रास्ते जिस तरह के लिबर्टी चौक
चौक, फिरोजपुर रोड, मेन मार्केट और मॉडल टाउन वाले 4 ऐसे बड़ी शाहराहें जो आपस में जो हैं वो इस चौक को जोड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से काम शुरू हुआ, अभी तक कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 70% तक काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है ये तामीराती काम, जिसकी वजह से कलमा चौक से ट्रैफिक जो है लिबर्टी की तरफ जाती है, उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है, क्योंकि लिबर्टी की तरफ जाने वाली ट्रैफिक जो है वो मेन मार्केट, पंजाब यूनिवर्सिटी और इस तरह के जो डिफरेंट रास्ते हैं, जिसमें हम आपको बताएं कि कैंपस का रास्ता भी जो है वो यहाँ पर इख्तियार किया जाता है लिबर्टी जाने के लिए, और इस पे काफ़ी ज़्यादा दबाव जो है वो ट्रैफिक का यहाँ पे रहता है, और जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात और अजियत का सामना शहरियों को करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर सूरत हाल आप देखें तो सिर्फ बैरियर्स लगा के एक रोड को बंद किया गया है, जिसके सेंटर से जो है वो मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस भी गुजारी जा रही है, और उसको रोककर जो एक इशारा आता है मेन मार्केट से टुवर्ड्स लिबर्टी मार्केट वाला, वहाँ से ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह है कि अभी तक जो वार्डन्स हैं, जिनकी ड्यूटी है कि इस ट्रैफिक की बहाली को बरकरार रखने के लिए कोई तरीकाकार या कोई ऐसा अमल जो है वो किया जाए जिससे फ्लो में ट्रैफिक जो है वो गुजरती रहे, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 वार्डन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने मेट्रो बस को भी रोकना है, उसको भी चलाना है, इशारे भी खोलने हैं और ट्रैफिक की रवानी को भी करना है। थैंक यू सो मच तौकीर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं जी हम स्टूडियो में हमारे मौजूद मेहमानों की तरफ। सो वेलकम कहेंगे अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं दुरे नायाब से आगाज करना चाहूंगी, क्योंकि हमने कुछ आगाज की तरफ बढ़ना है। इस मंसूबे को शुरू करने की जरूरत आया क्यों महसूस हुई, कितना अहम मंसूबा है, ट्रैफिक का मसला किस हद तक इससे हल हो जाएगा? दुरे नायाब रोशनी डालिएगा। देखें जी, लाहौर हाई कोर्ट में बहुत प्रोमिनेंट केस चल रहा है आज। मैं सिर्फ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट में इस तरह की प्लानिंग क्यों जरूरी थी। आज भी हाई कोर्ट इस बात पे बरहम है, एलडीए पे, बाकी स्टेक होल्डर्स पे, कि आप लोगों ने लाहौर की प्लानिंग कर दी, आप वर्टिकल जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि नीचे रास्ते कहाँ से देने हैं, नीचे वाटर सीवरेज सिस्टम कहाँ पे होगा, आप आखिर एक लोगों को बसाएंगे, आप हाई राइज की तरफ लेके जा रहे हैं, तो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है जो पहले आपका मीडियम और लो राइज पे था। तो उसको किसने अपग्रेड करना था? अब सीबीडी की बात है कि इन्होंने अपने, जब ये प्रोजेक्ट को आगाज किया, उसके बाद अथॉरिटी बनी, अथॉरिटी बनने के बाद इन्होंने अपने प्लॉट्स बेचे, और जब प्लॉट्स बेच के वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ लोग भागम भाग आए, क्योंकि मैं उस ऑक्शन में मौजूद था जो पहली ऑक्शन थी, और मैं खुद थक गया, यकीन करें, उस पर इतनी बोलियां लग रही थी कि यार कहीं कोई क्लोज हो जाए, और कंपटीशन इतना सख्त था कि कोई थकने का नाम नहीं ले रहा था। तो फिर मैंने वहाँ पे ये चीज़ फील की कि वाकई ही लाहौर शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको वर्टिकल हाई राइज की तरफ लेके जाया जाए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जहाँ पे आप वर्टिकल हाई राइज की तरफ जा रहे हैं, वहाँ आसपास की आबादियों को रास्ते कहाँ से दिए जाए, यहाँ पे लोगों को कहाँ से इन किया जाए, आउट किया जाए। नया सीवरेज सिस्टम जो पहले मिसाल के तौर पे 10% लोगों के लिए था, वो 100% के लिए कैसे इन्हांस किया जाए, बाकी ट्रैफिक को नए आप एक जो सीबीडी के अंदर लेके जा रहे हैं उस तरह किस तरह मर्ज किया जाए। तो मैंने इस प्रोजेक्ट में बड़ा सिंसियरली ये खुद मैंने फील किया है कि प्रोजेक्ट जो है वाकई ही बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है। उसकी मिसाल मैं कंपैरिजन करता हूँ समनाबाद से। मैंने पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी दी थी कि समनाबाद एक ही दिन में स्टार्ट हुआ, ये भी एक ही दिन में स्टार्ट हुए। वो 700 पाइलें बनानी है, महज 25 पाइलों पे खड़े हैं। इन्होंने 2000 पाइलें बनानी है और 1825 पाइलें क्रॉस कर गए हैं। really उसके साथ 2 से 3 महीने के अंदर जो टारगेट है ये दे रहे हैं, मार्च अप्रैल के अंदर। मुझे लगता है कि ये कंप्लीट कर जाएंगे, लेकिन उस दौरान एक चीज़ अप्रिशिएट करेंगे हमारे साथ बैठे उमरी, इनकी मुंह पे नहीं बात कि जितनी बात जिस चीज़ को हाईलाइट किया इन्होंने एक्नॉलेज किया, ट्रैफिक डाइवर्जन के हवाले से, ट्रैफिक की प्रॉब्लम के हवाले से, और इन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स की कि किसी तरह से लोगों को डाइवर्ट करके अच्छा रास्ता दिया जाए। तो ये एक इनकी अच्छी बात है। बाकी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। आप लाहौर के बाकी प्रोजेक्ट्स देखें, गुलाब देवी आज तक मुकम्मल नहीं है, लाहौर ब्रिज का सिरे से हाल कोई नहीं है, शाकाम चौक के मिसिंग लिंक्स अभी तक मुकम्मल नहीं है, शेरावाला के अंदर वाटर स्टोरेज टैंक मौजूद नहीं है, और आधे अधूरे काम है, अधूरे। और यहाँ पे सारे कंपोनेंट हैं। यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक भी बनेगा, यहाँ पे मिसिंग लिंक्स के साथ लिंकेज भी दी जाएगी, इनलेट्स भी हैं, आउटलेट्स भी हैं, फ्लाईओवर भी एक है जो बाहर लाके ट्रैफिक को लिबर्टी के साथ मर्ज करेगा। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपने बता दिया सब कुछ बनेगा, तो बाकी मंसूबों की तरह होगा या वाकई बना हुआ नजर आएगा? उमर साहब, हमें दुरे नायाब बताते रहते हैं किस रफ्तार से काम चल रहा है, अभी तक तो अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो सब कुछ दुरे नायाब कह रहे हैं होने जाएगा, ये होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने अक्टूबर एंड में स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट,
4 इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू हुए हैं इस वक्त। ठीक है। एक्सटर्नल कलमा चौक पे काम हो रहा है, इंटरनल फेज़ 1 की इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, पार्किंग प्लाजा पे काम हो रहा है, और जो रेन वाटर को स्टोरेज है जो सेंट मेरीज पार्क में उस पे काम हो रहा है। वैसे तो उन्होंने बताया कि मार्च अप्रैल तक का हमारी टाइमलाइंस हैं, लेकिन हमें टारगेट मिला हुआ है कि हमने फरवरी एंड तक आवाम के लिए रोड कम्प्लीटली खोल देनी है, हाँ, ताकि ट्रैफिक कंजेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। किसी भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए थोड़ी सी हर्डल्स आती हैं, तो ये वो टाइम है जहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट है लाहौराइट से कि वो थोड़ा सा टाइम हमें दे दे। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। कितना बड़ा चैलेंज है, और आप क्या समझते हैं रुकावटें क्या क्या आ सकती हैं? क्योंकि हमें तैयार रहना ना उसके लिए कि खुदा न खासा अगर बीच में कोई लेट होने वाला सीन भी आता है तो ये रुकावट हो सकती है। देखिए जी, वेदर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में। जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और तो उस वक्त काम रुक जाता है। अभी तो बारिश, ऑल्दो हमारी दुआ है कि बारिश हो, पाकिस्तान में बारिश हो जाए, लेकिन ये है कि बारिश अगर ना हो तो काम हमारा मैक्सिमम 20 आवर्स अ डे पे हम काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेदर इज़ द मेन चैलेंज। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है वो सारा इन प्रोसेस है, ऑन टाइम है। सही। चलिए जी, फिर तो अगर ये काम इसी तरह से चलता रहा तो जो फरवरी एंड तक कम से कम रोड को खोल दिया जाएगा, जो ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। ट्रैफिक का मसला दुर्रे नायाब किस हद तक हल होगा? क्योंकि हमने उस पॉइंट पे देखा है कि अक्सर जो है लोगों को मसला रहता है। अब तो खैर तामीराती काम चल रहा है, इस वजह से है, लोगों का ट्रैफिक का मसला किस हद तक हल हो जाएगा? चौक बड़ा इंपॉर्टेंट चौक है, क्योंकि यहाँ पे आपको याद है अंडरपास जब बनाया गया था तो इसके अंदर, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि 12 मूवमेंट्स थी या कितनी मूवमेंट्स थी, तो सबको सिंगल फ्री करने का चैलेंज था। आहत चीमा साहब DGLDA थे और शहबाज शरीफ साहब रोज़ यहाँ पे मॉडल टाउन से निकलते थे, खड़े होते थे, वापस होते थे, दोबारा खड़े होते थे। अच्छा, उनसे एक मूवमेंट जो है सिग्नल फ्री नहीं हुई। अच्छा। बाकी उन्होंने सारी सिग्नल फ्री कर दी। मतलब कि नीचे अंडरपास गुजर गया, ऊपर से कुछ उन्होंने रिमॉडलिंग कर दी, ऊपर से फ्लाईओवर गुजर गया, लेकिन एक मूवमेंट अभी भी जो थी सिग्नल फ्री थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके बनने के बाद तकरीबन सारी मूवमेंट जो है वो सिग्नल फ्री हो जाएंगी। ठीक है। और बहुत बड़ी बात कि जो सेंट्रल पॉइंट आज तक कभी भी इनसे सिग्नल फ्री नहीं हो पाया था, वो इस प्रोजेक्ट में सिग्नल फ्री हो गया। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर आप बरकत मार्केट से आ रहे हैं और अंडरपास में घुसते हैं, मुंह आपके लिबर्टी की जाने पे है, तो 2 लेग्स आपको मिल रही हैं जो सीधा सेंटर पॉइंट के नीचे से आपको उठा के सीधा आपको फिरदौस मार्केट ले जाएगी। दूसरी लेग सीधा आपको अंडरपास से CBD के अंदर ले जाएगी, जहाँ रनवे का पॉइंट है और जहाँ पे इनका पार्किंग प्लाजा बन रहा है। उसके बाद अब जो ट्रैफिक CBD से बाहर निकलेगी वो उसी रूट से बाहर निकलेगी जहाँ पे नर्सरियाँ हुआ करती थी। लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, उनको याददाश्त रहती है। नर्सरी से बाहर निकल के वो कलमा चौक के पॉइंट पे यू टर्न फ्लाईओवर लेंगी और नेशनल बैंक के सामने मर्ज होकर लिबर्टी की तरफ चले जाएंगी। ठीक है। बज़ाहिर प्लान बहुत अच्छा जबरदस्त है, लेकिन कुछ लोगों को शुरू में ना तकलीफ होती है, कुछ को पता नहीं लगता, कुछ को आदत अपनाने में टाइम लगता है। जिस तरह आपको पता है मुल्तान रोड पे, फिरोजपुर रोड पे, आपके सामने ये जेल रोड पे जब यू टर्न बने तो लोगों को आदत ही नहीं थी। फिर उनको पता लगा कि ये यू टर्न कितने इंपॉर्टेंट और कितने आराम है अगर हम आसान होकर अपनी लाइन को पहले से दूर से डिटरमिन कर लें कि भाई अगर मैं नहर पे हूँ और मैंने अगर यू टर्न लेना है तो मैं क्यों लेफ्ट लेन पे जाऊं, और मैंने यू टर्न लेना तो पहले से राइट होना शुरू हो जाऊं और यू टर्न लेके मैं बाहर निकल जाऊं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब थर्ड लेन से लोग बंदा क्रिस क्रॉस करके आता है और फर्स्ट लेन में और दोनों लाइनों की बर्बाद करता है उसकी मोमेंटम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब इस हवाले से जो CBD का मेरा भी ये क्वेश्चन होगा कि कब तक लोगों को जो है ना वो क्लियर पाथ मिलेगा। हाँ। और एक इशू जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी मेहरबानी है कि बैठे हैं तो हम इनको ये भी एड्रेस कर सकते हैं कि लोग कहते हैं कि अब जो टूटी फूटी थोड़ी सी रोड्स हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उनकी पैच वर्किंग करते हैं, ताकि कहीं पे ब्रेक लगती है, गाड़ी बबल अप होती है, कहीं पे जंप लगता है, तो वो ब्रेक जब लगती है स्लो होती है तो पीछे लाइनें लग जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर स्मूथ होगा तो एक हल्का सा टेम्परेरी पैच वर्क करने से सड़कें स्मूथ हो जाएंगी। उमर साहब, आपसे इस पे मुझे कमेंट चाहिए। दुर्रे ने आपने भी ये क्वेश्चन पुट किया है, हमारे इन मनसूबाजात का फायदा भी तब होता है ना जब हम इस तरह के मसाइल को भी हल कर दे ताकि आपकी ट्रैफिक स्मूथ रहे। नहीं, जो इन्होंने अभी सजेशन दी है वी विल डेफिनेटली कंसीडर दैट। थोड़ी सी मैं अपडेट करता चलो, जो वो बात कर रहे थे सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स की, 2 जो कॉरिडोर्स बनने, जो टनल्स बेसिकली कलमा चौक से ही निकलेंगी, एक CBD के अंदर जाएगी, एक अलीजेब रोड पर जाएगी, उस पर भी काम शुरू हो गया हुआ है। पहली टनल के ऊपर फेज 1 जो उसका होता है, फर्स्ट साइड होती है 50% की, उसकी एक्सकेवेशन स्टार्ट हो गई हुई है और विद इन अ फ्यू डेज सेकंड भी काम शुरू हो जाएगा। जो हमारी लेग है फ्रॉम बरकर मार्केट टिल लिबर्टी राउंड अबाउट, उसको जो हम स्ट्रेच कर रहे हैं
उसके एक्सकेवेशन में भी काम शुरू हो गया। तो काम बहुत स्पीड से कर रहे हैं ताकि एज सुन एज पॉसिबल ये जगह को खोल दिया जाए। पैच वर्क इंशाल्लाह ताला वो भी हम देख लेते हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह क्योंकि ट्रैफिक का मसला तो तभी हल होगा, आपकी स्मूथली ट्रैफिक तभी चल सकेगी। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। हम साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। उमर साहब से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और सीबीडी के अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हमने बात करनी है। उसमें लोगों के लिए अट्रैक्शन क्या है, लोग कैसे उससे फायदा उठा सकेंगे, उमर साहब कहिएगा। हमारे पास अभी कोई 5-6 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में मौजूद है जिनकी फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है। सबसे पहले तो हम एक 750 फीट टॉल टावर पे हम काम कर रहे हैं जिसका नाम सीरियस है। वो हम लेके जाना चाह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर या फिर रीट के ऊपर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर, जिसमें आम शहरी भी उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है उसमें। ये तकरीबन 24 कनाल का प्लॉट है और इसकी हाइट 750 फीट होगी, विच इज़ रफली अराउंड 68 to 70 स्टोरीज। इसके बाद पीछे हम एक ब्रांडेड रेजिडेंशियल लॉन्च कर रहे हैं रिगालिया के नाम से। फिर हम एक रिटेल डिस्ट्रिक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर आएँ। अब हमने रिसेंटली उसकी कैंपेन तो लॉन्च कर दी है जिसमें हम एप्पल जिस तरह हो गया और आपके दूसरे जो स्टारबक्स हो गए और दूसरे इस तरह के बड़े नाम हैं उनको हम इस रिटेल डिस्ट्रिक्ट में लेकर आना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर म्यूजियम्स और बनाना चाह रहे हैं और जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द काम उसमें स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी जो बाबे पाकिस्तान का एरिया जहाँ पर एक बाबे पाकिस्तान मॉन्यूमेंट है वहाँ पर एक म्यूजियम बना रहे हैं और वहाँ पर एक लाइब्रेरी बनेगी जिसमें जो ना सिर्फ लोकल बल्कि बाहर के दूसरे शहरों के दूसरे मुल्कों के लोग भी उस पर अट्रैक्शन के लिए आ सकते हैं। हॉस्पिटल एक 40 कनाल का हमने एक लैंड जो है ना मार्क किया हुआ है फॉर अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल एंड अ मेडिकल इंस्टीट्यूट, और 5 स्टार होटल्स के लिए भी हमने एक जगह मार्क की हुई है। तो ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द लॉन्च होने वाले हैं। That's really great. टाइम्स स्क्वायर भी न्यूयॉर्क की तर्ज पे आप बनाने हाँ जी जा बिल्कुल रहे ऐसे ही है जी, वो हैं। ऐसी जगह बन रही है जिस तरह के न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर है, इस तरह सीबीडी स्क्वायर वहाँ पर होगा जहाँ पर लोकल जो कम्युनिटी है वो वहाँ पर आके तफरी कर सकती है, सियाहत के तौर पर उस जगह को इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम उसको लॉन्च कर देंगे और वहाँ पे डिफरेंट हम ब्रांड जो है ना लोकल और इंटरनेशनल को वहाँ पे इनवाइट करेंगे। मुझे तो जो एक नक्शा आपने खींच दिया है, मुझे तो एक शहर में मुझे जबरदस्त से मनाजिर नजर आ रहे हैं। दुनिया आप कैसे लोगों के लिए अट्रैक्शन है, लोग कैसे इस तरफ? मैं बिल्कुल यही हंस भी रहा था थोड़ा सा कि इसको संजीदा बुनियादों पे ना कानून साजी की जरूरत भी होगी कि हम इस टाइम स्क्वायर को हाइड पार्क ना बना दें। जो हमारी मेंटेलिटी है और जो हम सोचते हैं कि लोग इन जगहों पे तफरीक करने निकलते हैं पूरी दुनिया में और वहाँ पे गरीब भी होते हैं, मतवसत भी होते हैं, रिच भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। आपको नजर आता है कि कोई कितना बड़ा बिलियनियर है या ट्रिलियनियर है, लेकिन हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि जो प्रोमिनेंट जगहों पर जाके ना एहतजाज और एक शुगल मेला कायम करने के लिए हमने रिवायत बनाई ऐसे ही है। हम इन एंटिटीज को भूल गए हैं। अब जिस तरह के बड़े बड़े आप ये प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, अगर वहाँ पे आप एक सीरियस माहौल, एक एंजॉयमेंट का, तफरी का माहौल नहीं देंगे और सबके लिए दरवाजे अगर नहीं खोलेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर वहाँ पे ना तो कोई बहुत बड़ा बंदा जाने को पसंद करेगा, अगर वहाँ पे कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होगा तो फैमिलीज जाने से कतराएंगी। ये बड़ा ज़रूरी है और मैंने सुना है कि इस पर कानून साजी पे भी अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा एक चीज़ कि हाई राइज बिल्डिंग जब बनती है ना तो पाकिस्तान में मैकेनिज्म नहीं है उसकी फायर सेफ्टी का और उसकी इमरजेंसी हैंडलिंग का, बहुत जरूरी है। अब ये जो मुझे बताया गया था, मैं इनके सीईओ साहब के साथ एक दिन उन्होंने हमें खाने पे बुलाया था तो उस पर ये बता रहे थे कि दुबई तर्ज की जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट और उनके जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं पहली दफा पाकिस्तान। आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से इन चीजों की कमी रही है। सो मेरे ख्याल से ये तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आप लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम ऑलरेडी 2 इंटरनेशनल पार्टी से बात कर रहे हैं। उसके अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जाएगा, बिकॉज अब आप हाई राइज की बात करते हैं तो वहाँ पर फायर सेफ्टी के लिए आपको मल्टीपल नई ऑप्शंस पे काम करना पड़ेगा। सो वो ऑप्शंस पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह ताला हम वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें वाकई हमें होती हुई नज़र भी आएँ ताकि लोगों को भी फ़ायदा पहुँचे और आपके एक शहर में भी खूबसूरती का मंजर जो है वो सामने आए। रह गई हमने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कलमा चौक की, तो उसके लिए तो उमर साहब ने आपको बता दिया है कि एंड ऑफ फरवरी तक ऑलमोस्ट ये काम मुकम्मल इस तरह से कर लिया जाएगा कि रोड को खोल दिया जाएगा, जो ट्रैफिक वाला मसला है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए दुर्रे आप, आपका भी शुक्रिया एंड गुड लक। ये जल्दी काम पाया तक मील तक पहुंचे ताकि लाहौरियों को भी इसके समरात मिलना शुरू हो। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
वेदर अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। बारिश की प्रेडिक्शन थी, कल रात हल्की फुल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हुई और आज फिर प्रेडिक्शन है 30% चांसेस हैं। सो माहिदा बता रही है मौसम की सूरत हाल। ओवर टू यू। ठहराती सर्दी और इस ठहराती सर्दी में ये चलती ठंडी हवाएं मौसम का इस कदर जो है खुशगवार करती हुई दिखाई दे रही हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। हवाएं आज चल रही हैं और उसी के साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से 30% बूंदाबांदी का सिलसिला भी बताया गया है। इस ठंडी सर्दी में जो है गर्मा गर्म जो है सौंफ और इलायची का कहवा हो, साथ पकौड़ों की प्लेट हो या समोसे हों, इस मौसम को एंजॉय करने का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। मेरे मुँह में तो पानी आना शुरू हो गया, लेकिन आपने स्टूडियो से निकल के इस मौसम को लाजमी इंजॉय करना है, क्योंकि ये 3 से 4 दिन ऐसे हैं सर्दी के जो हमें शिद्दत से इंतज़ार रहता है इनका कि कब ये आए, हम गाजर का हलवा खाएं, इस मौसम को है मज़े मज़े के पकवानों के साथ जो है खूब इंजॉय करें। तो ये आज जो मौसम देखने में नज़र आ रहा है ना, ये इसी तरह से मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मैं शायद मरी के पहाड़ी इलाकों में फिर रही हूँ, जिस तरह से सर्दी की शिद्दत बाहर महसूस की जा रही है। हमारे शहरियों ने भी बड़ा अपने आप को मुकम्मल तौर पर कवर किया हुआ है। अगले 3 दिन तक जो है वो सर्दी की शिद्दत में इसी तरह से इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन हमारे शहरियों के लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो उन्होंने अपने आप को मुकम्मल कवर भी करना है और इस सर्दी की शिद्दत को जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, मज़े मज़े के गर्मा गर्म चाय समोसे पकौड़ों के साथ भी इंजॉय करना है, लेकिन एहतियाती तदाबीर को जो है वो हाथ से नहीं जाने देना। थैंक यू सो मच माहिदा, आपने हमें मौसम की सूरत हाल से अपडेट किया और इसके साथ साथ टिप्स भी दे दिए अच्छे मौसम में क्या करना है। सो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपकी और हमारी मुलाकात होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।